अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दुनिया में, इससे आपकी बिजनेस, इससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कितना अफेक्ट आएगा? तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर जाएंगी, फ्रेट ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन होगी, लोगों की बाइंग पावर फिर से थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होगी, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये लंबी चली तो देन ये इंटरनेशनली ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, टोटल ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इज ऑटोमोटिव अ ग्रोथ इंजन फॉर पाकिस्तान? देखिए, ऑटोमोबाइल इंटरनेशनली इज मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, और जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है। मतलब व्हाई डज मोर कार्स इक्वल more success? Every single working day, we are buying about 25 to 30 crore rupees worth of parts every day from Pakistan. Because of the petrol crisis in the world, could you see this being the time कि पाकिस्तान सही से EV की तरफ ज़्यादा जाए? देखिए, EV की तरफ जाना चाहिए, EV का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी होना चाहिए, EV इज़ अ रियलिटी। तो आपको आज पूरे मुल्क में EV का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $5 से $6 बिलियन चाहिए। को डर नहीं लगता कि चाइना जिस स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है, are they the existential threat to everyone eventually in the auto? Absolutely, it is. इवन इन आ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम AI यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी क्वालिटी को जो पहले ह्यूमंस चेक करते थे वो अब AI चेक कर रहा है। जॉब्स जाएंगी नहीं जाएंगी, बट आवर कॉन्सेप्ट इज के लोगों के पास टाइम हो इंगेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest back on the podcast, the CEO of Toyota Indus Motors, Ali Asghar Jamali साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। Thank you, Shayan, for having this broadcast with me. And I think you were one of the few people जिसके बाद मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इतना कैजुअल वे में, वरना हमेशा मैं बड़ा फॉर्मल होता हूँ। जी, हमारी पहले भी जो पॉडकास्ट हुई थी was in your office, suited, booted। जी। तो सर, इस्लामाबाद तो आप आए हुए हैं, लेकिन हालात दुनिया के थोड़े से डिफरेंट हो गए, और मैंने आपसे शुरू इसी से करना था कि एक तो नॉक ऑन इफेक्ट आएगा, जो ईरान अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दुनिया में, इससे आपकी बिज़नेस, इससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कितना अफेक्ट आएगा? देखिए, ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया गल्फ़ का, ये अभी आई थिंक इसके रिपरकशंस जो हैं बाद में पता चलेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी लीथल एंड वेरी डेंजरस। तो इसको हम दो हिस्सों में बात करते हैं, पहले पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं, फिर इंडस्ट्री के हिसाब से बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है इज़ अ बिग इम्पोर्टर ऑफ एनर्जी, एंड हमारा अगर जो टोटल इम्पोर्ट बिल है उसमें अराउंड 40 to 50% जो बिल होता है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा भी होता है, इज़ ऑफ एनर्जी, इज़ ऑफ ऑयल। There's a rough estimate that every $10 per barrel increasing puts $2 billion of current account pressure on the government of Pakistan. So अगर आज की भी आप प्राइस देखें, which is hovering around 90, and I think the last pricing which was done was at 55, so we are already seeing $35 to $40 which has already increased. If this remains, हम ये देख रहे हैं कि $8 बिलियन का करंट अकाउंट पे प्रेशर आएगा, विच इज़ ह्यूमंगस। नाउ हम ये देख रहे हैं कि अगर ये वॉर, अभी तो आज आई थिंक 12वां दिन है जी, तो अगर ये 2-4 दिन में रुक भी जाती है तो भी इसका इम्पैक्ट, रिपल इम्पैक्ट जो है वो आएगा हमारे इकोनॉमी पे। तो ये आना आई थिंक आएगा, क्योंकि ये अगर अभी रुक जाता तो भी 6 महीने तक, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस है वो ऐसा नहीं होगा कि सडनली जो है ना वो यहाँ से सीधा 55 पे आ जाएगी, वो आहिस्ते 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 आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड जो है वो फंसी हुई थी। एक तो ये इम्पैक्ट आएगा जो आपके करंट अकाउंट पे आएगा। तो करंट अकाउंट पे जब ये प्रेशर आएगा तो क्या होगा? करंट अकाउंट में जब प्रेशर आएगा तो आपके पास आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, आपको डिमांड स्लो डाउन करनी पड़ेगी, फिर इसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेशन आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आने, ये तो एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो गया। दूसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे आएगा, क्योंकि आपके जो जितने इंटरनेशनल फ्रेट्स हैं वो ऑलरेडी $1000s of dollars भर गए हैं। अभी बल्कि मैं अपनी टीम से बात कर रहा था तो एक शिपमेंट मंगाने के लिए, एंड इट वाज अर्जेंट बिकॉज वी टू रन द लाइन, उस सिर्फ एक कंटेनर के दे टोल्ड मी दैट दे हैड टू पे $12,000 एक्स्ट्रा। So imagine for one container they had to pay $12,000 extra. So that is the sort of impact जो आगे जाके मज़ीद आएगा। ये अभी लोगों को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। This is devastating. फिर इसके बाद जो इम्पैक्ट आएगा, एक और आएगा, वो आएगा सप्लाई चेन की जो लाइन है वो चोक हो जाएगी। देखिए, जब 12 दिन तक 20 और 25%
का जो रूट है वो चोक होता है, तो ये इसको कैचअप करने में महीने लग जाते हैं। तो सप्लाई चेन मेजर डिस्टर्ब होगी इंटरनेशनली, जो कि इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। तो ये अच्छा, जब ये सब होता है इकोनॉमी के ऊपर, तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर जाएंगी, फ्रेट ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन होगी, लोगों की बाइंग पावर फिर से थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होगी, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट, I think I would appreciate the government कि they were very quick in making decisions. I know it's not a very good decision for general public, but I think making a quicker decision is much more important in this situation rather than wait and see. तो वो उन्होंने किया, उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स भी डिक्लेयर किए, एंड आई एम श्योर उस ऑस्टेरिटी मेजर्स से दे विल प्रोवाइड सम रिलीफ, जो हमारा नीचे वाला तबका है उनको वहाँ पे रिलीफ देंगे। सो आई थिंक सो फार आई वुड से I am just a little surprised, which is one thing which I thought, and I got a surprise that हमने interest rates को increase नहीं किया, but I think वो भी increase करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास आपकी करेंसी पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, अब करेंसी पे प्रेशर आएगा, आपका रुपी वीक होना शुरू होगा, उससे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो ये एक रिपल इफेक्ट्स हैं जो इसके बाद में आएंगे। और ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है, अलग, बट हमने शिपिंग लाइंस चोक होते हुए देखी हैं वेरियस सिनेरियोज़ में, हमने फ्रेट इंक्रीजेस देखे हैं जब चोक हुआ, हमने कॉस्ट इंक्रीजेस देखे हैं, हमने वर्क फ्रॉम होम के सिनेरियोज देखे हैं कोविड में। बट वो हर ये एपिसोड था ना, ये एक स्टैंड अलोन एपिसोड था। कोविड में हुआ वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल, शिपिंग लाइंस चोक हुई, एक अलग इशू था, फ्रेट इंक्रीज अलग इशू था, इन्फ्लेशन है अलग, ये हर चीज़ अलग अलग ज़माने में अलग अलग, अब ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट और इसके को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। आई होप कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये लंबी चली तो देन ये इंटरनेशनली ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, टोटल ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि आप, आई डोंट थिंक इट, अभी $100 की बात है, एट 150 इट विल ब्लास्ट। बिल्कुल। सो आई थिंक दीज आर द इश्यूज दैट आई फॉरसी। आई होप आई एम रॉन्ग, बट माई जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अलग अलग सिनेरियोज देखे हैं, उसमें इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कमिंग फॉरवर्ड। एंड एक बिजनेस ओनर जिस तरह आप हैं पाकिस्तान में, अभी वो क्या कर सकते हैं? मतलब एट व्हाट पॉइंट विल से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री गेट अफेक्टेड, और फिर एट व्हाट पॉइंट डज दैट मीन यू हैव टू चेंज प्राइसेस, you're a market leader, क्या हो रहा है? Where do you sort of see this going in the next 6 months, 8 months? इस सिचुएशन में, as I said ना, the important thing is कि all this knowledge is inside there. We've seen the situations. बिल्कुल। इस सिचुएशन में हमने उस सिचुएशंस को अच्छी तरह उसको चैलेंज करके we've come out stronger. अब वो सारी नॉलेज को गैदर करके we've already started doing actions. So हमने already 2 दिन हफ्ते में गवर्नमेंट के अनाउंस होने से पहले we've announced work from home. ठीक है। We even after Eid we are going to continue this work from home, ताकि हम फ्यूल कॉस्ट को ना सिर्फ इस कंट्री के लिए सेव करें, अपनी एनर्जी को भी सेव करें, और उसके बड़े दूसरे इम्पैक्ट्स होते हैं। प्लस हम एक कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटीज़ में चले गए हैं। हम आगे के लिए हमने कैश फ्लो मैनेजमेंट अपना इम्प्रूव कर दिया है। सो जो हमारे पे एक्सपीरियंस था वो हम उसको लेके आके हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर एज टोयोटा, एज इन एवरी situation that we've come out stronger. This time also we'll come out stronger. बस वो अल्लाह का वो रहे हमारे पे, and we'll face the situation. But overall, I think as a country, I would say that I think the government is taking the right steps, and it is difficult. देखिए, यहाँ बैठ के कहना बड़ा आसान है, लेकिन from a macro economic point of view, quick decision making is important, and they have done that. आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट, क्योंकि हम तो आई थिंक पहले भी 1.5 साल पहले जब हमारी बात हुई थी तो उस टाइम भी ये बात हो रही थी कि वी आर कमिंग आउट ऑफ अ टफ साइकिल। अब फॉर वट एवर रीज़न, ये हमारी किस्मत है या क्या है, एक मसला हल होता है तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है, एंड देयर इज़ अ कंसिस्टेंट टफ क्लाइमेट। मतलब पाकिस्तान में ऐसा है जैसे 5वें दिन पे के ट्रैक पे बैटिंग करना, बॉल इधर उधर हिल रही है। क्या
एडवाइस देंगे आप लोगों को जो इधर बिजनेस कर रहे हैं, जो इधर काम करना चाह रहे हैं, कि कितना मुश्किल आने वाला है, क्या हम वो मुश्किल सर्वाइव कर लेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा फियर तो आ जाता है ना पाकिस्तानियों में, स्पेशली कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स यू मेंशन्ड। देखिए, जो पुरानी चीज़ें थी ना वो हमारी अपनी की हुई थी चीज़ें थी, ठीक है। मिसमैनेजमेंट था, गवर्नेंस इश्यूज थे, वी कुड सी दी करंट अकाउंट डेफिसिट कमिंग, वी डिडंट टेक एक्शंस, हमने डिले किया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को होने दिया, हमने इन्फ्लेशन होने दिया। और पिछले 2 या 2.5 साल में, ओके, आई एम रियली टेलिंग यू, कि हमने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इस तरह से स्टेबलाइज किया था विच हैव नेवर सीन बिफोर। अच्छा। सो थिंग्स वर वेरी स्मूथ। अब ये वाला जो आप कह रहे हैं ना, ये 5th डे, इसमें जो है किसी और ने आके वो पिच में जो है ना खड्डे कर दिए हैं तो इसलिए बॉल स्विंग कर रही है, बहुत ज़्यादा बॉल टेम्परिंग हो गई है। इसमें हमारा करना नहीं है, राइट। वी आर विक्टिम्स ऑफ द इंटरनेशनल इशू। तो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के साथ होगा। तो ये कहना कि भाई ये हमारा अपना इशू है, हमारा अपना इशू क्रिएट किया हुआ नहीं है फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक इट्स अ इंटरनेशनल इशू। होपफुली एज अ रेजिडेंट कंट्री, आई थिंक हमने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं, इसमें से भी निकल आएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इज़ टू बी अलर्ट एंड टेक डिफ़िकल्ट एंड क्विक डिसीजंस। एंड जिस तरह आप कह रहे हैं कि वी बीन मेकिंग रिलेटिवली बेटर डिसीजंस रिसेंटली, कोई ऐसी डिसीजंस हैं जो आपकी, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, कुछ रिफॉर्म, कोई चीज़ें जिसकी वजह से आपको लगता है फ़ायदा हो सकता है? एंड उसी के अंदर रहते हुए, इज़ ऑटोमोटिव अ ग्रोथ इंजन फॉर पाकिस्तान? कैन इट बी अ ग्रोथ इंजन फॉर पाकिस्तान? देखिए, ऑटोमोबाइल इंटरनेशनली इज़ मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, और जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है। लेकिन वी ऑल्सो हैव टू सी, ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, वी हैव टू सी कंट्री कम फर्स्ट, राइट। इस सिचुएशन में ऑटोमोबाइल को ग्रोथ देने का मकसद है कि आप इंटरेस्ट रेट्स कम करें, ठीक है, टैक्सेस हटाएं, वो ये कंट्री अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। बल्कि मेरे अपने हिसाब से तो वो जो सब्सिडीज़ जो दी गई है, आई थिंक गवर्नमेंट उसको भी कंसिडर करेगी, जो कि ऑटोमोबाइल को दी हुई है उन्होंने सब्सिडीज़, जो कि टेक्नोलॉजी पे है मोस्ट प्रॉब्ली, आई फील, बिकॉज वो भी आपके, देखिए ना, एक तो आपके इम्पोर्ट बिल पे प्रेशर आता है, वो आता है, लेकिन जो आपका फिस्कल प्रेशर है, जब आप एक सब्सिडी दी हुई है, वो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो हर गाड़ी के ऊपर जो आपने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे प्लग इन, आई एम ऑल फॉर इट बिकॉज वी आल्सो बेनिफिशियरी ऑफ इट। और हाइब्रिड व्हीकल्स पे जो आपने सब्सिडी दी है, ये गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑफ विड्रॉइंग दैट बिकॉज इट्स पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द फिस्कल साइड ऑल्सो। I would not say what the government, I think right now, I think stabilizing the country and the macroeconomic indicators is much more important than any other industry. एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो चलें कुछ हद तक, लाइक यू सेड, हमारे हाथ में नहीं है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द वॉर गोज ऑन, इट डिपेंड्स ऑन मैक्रो, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस टाइम में आपने जिस तरह बात की कि गवर्नमेंट व्यूज़ ऑटोमोटिव एज अ वे टू ग्रो, या दुनिया में ये बात मानी जाती है, अगर आप मुझे समझाएं एज अ लेमैन, वाई, मतलब वाई डज मोर कार्स इक्वल मोर सक्सेस? इट्स नॉट अबाउट मोर कार्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आप यही चीज़ कहें कि मैं हर गाड़ी इंपोर्ट करूँगा तो देन इज़ नॉट द केस। बट व्हेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आप ये देखें कि कितनी इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेटेड है। सो देखें, एक अगर लेट्स अज्यूम मैं इंडस मोटर्स की बात करूं, तो एक प्लांट चल रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। अब उस प्लांट के साथ जो हमने लोकलाइजेशन की हुई, जो कि 60% एंड मोर ऑफ वैल्यू है, मींस कि पूरे पाकिस्तान में वेंडर इंडस्ट्री का नेटवर्क है जहाँ पे वो पार्ट बन रहा है, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है। तो every single working day we are buying about 25 to 30 crore rupees worth of parts every day from Pakistan. तो ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। अब वो एक वेंडर के जो है वो उसके भी सब वेंडर्स होते हैं कि अगर वो एक पूरा पार्ट बना रहा है, उसका कोई एक छोटा पार्ट कोई और बना रहा है, उसका कोई छोटा पार्ट और बना रहा है, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट, एक तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आ गई। फिर पूरा एक डीलरशिप नेटवर्क है, फिर एक सर्विस का नेटवर्क है, पूरी जो आपकी मार्केट है जिसके अंदर टायर्स चेंज होते हैं और ऑडियोस चेंज होते हैं, पार्ट्स बिकते हैं, ये पूरा एक यहाँ पे जॉब्स हैं। और इससे सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट है वो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम एक गाड़ी जब बनाते हैं तो फ़र्ज़ करें कुछ पार्ट आ रहे हैं पोर्ट से
जो कि आ रहे हैं, कुछ जापान से आ रहे हैं, कुछ थाईलैंड से आ रहे हैं, कुछ मलेशिया से आ रहे हैं, लेकिन वो एक ड्राइवर और उसके साथ एक बंदा जो भी बैठा हुआ होता है वो लेके आता है इंडस मोटर्स। और एवरी सिंगल डे पैन पाकिस्तान जो हमारे वेंडर्स हैं वहाँ से दिन में 2 या 3 डिलीवरीज हो रही है, तो वो ड्राइवर और उनकी जॉब लगी हुई है। फिर पीछे जो उनके जो सब वेंडर्स हैं वहाँ से डिलीवरीज हो रही है, तो वहाँ पे ड्राइवर्स और उनकी जॉब लगी हुई है। तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है जो कि सेवरल जॉब्स क्रिएट करता है। इस वजह से इसको मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं। एंड जिस तरह कोविड आया था तो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेसेस थ्राइव किए थे, बिकॉज मतलब ऑनेस्टली मजबूरी थी, और तो कोई चीज़ थी नहीं। बिकॉज ऑफ द पेट्रोल क्राइसिस इन द वर्ल्ड, कुड यू सी दिस बीइंग द टाइम कि पाकिस्तान सही से ईवी की तरफ ज़्यादा जाए, चार्जिंग स्टेशन इंक्रीज़ हों, जो भी मसले मसाइल हैं हल हों? देखिए, ईवी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए। ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी होना चाहिए। ईवी इज़ अ रियलिटी। ईवी एक जो मल्टी पाथवे सिस्टम है उसका एक हिस्सा है, राइट। दुनिया में आज भी 12% गाड़ियाँ, टोटल सेल की 12% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बिकती है, बाकी 88% में प्लग इन भी है, हाइब्रिड भी है और आइस व्हीकल्स भी है। तो 12% इज़ अ बिग चंक। जब दुनिया में 12% बिक रही है, वो 10 साल पहले 15 साल पहले से उन्होंने शुरू किया है, हमारे यहाँ भी आएगा। लेकिन क्या इसको ये कहना कि ईवी से पेट्रोल बचता है, आई डिसएग्री। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल वहाँ बचता है जहाँ पे 80% ऑफ योर एनर्जी इज़ बीइंग प्रोड्यूस बाय रिन्यूएबल्स। पाकिस्तान में 70% और 65% वो नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब आप तेल मंगाते हैं, आप LNG मंगवाते हैं, उसको जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ़ायदा नहीं, फ़ायदा इस तरह है कि जब आपका ये जो मिक्स है, जब ये चेंज होगा तब आपको, अच्छा, अब इस पर लोग बहस करते हैं कि भाई जिसके घर में सोलर लगा हुआ है वो सोलर पे चार्ज कर ले। मैं वहाँ तक सही है कि अगर किसी के घर में सोलर लगा हुआ है, वो सोलर के दिन में जो है उसको चार्ज कर लेता है, वहाँ एनर्जी बचती है। लेकिन जनरली जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी देंगे वहाँ पे, तो आप अपना फ्यूल बंद करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ना वो आपकी फ्यूल सेविंग कर रहा है और ना ही वो आपको इन्वायरमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ये जो हम इन्वायरमेंट की बात, देखिए, इट्स नाइस टू हैव, बट ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो रहा। वी विल ऑल्सो ब्रिंग इन, okay, but because we have everything, we have ICE vehicles, we have hybrid, plug-in, EV, full suite, we have hydrogen, we have a fuel cell, we got everything. लेकिन जो हम ये एक जो मिथ है ना, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ कि फ्यूल सेव होगा या इन्वायरमेंट में बड़ा फ़र्क पड़ता है। दैट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। येस, वी शुड हैव इट, we should have it for other reasons. What are the other reasons? Other reasons is कि it's a reality in the world. EV भी एक है, लोगों को चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए, तो उसको दें। ये ना कहें कि भाई उससे बड़ा फ्यूल सेव हो रहा है इसलिए इस मुल्क में चाहिए, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा हो रहा है इसलिए चाहिए। कंज्यूमर इज़ द किंग। आज कंज्यूमर को EV चाहिए, उसको EV दें। कंज्यूमर को प्लग इन चाहिए। एज टोयोटा वी बिलीव, वी डोंट से कि हम ये बनाते हैं भाई यही ले लो। हम ये कहते हैं कंज्यूमर को क्या चाहिए। इसीलिए टोयोटा की पॉलिसी है कि आपके पास हर चीज़ है, आप अपना जियोग्राफिकल लोकेशन, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी देखते हुए जो आपको चाहिए ले लें। तो हम ऑफर करते हैं कंज्यूमर को EV चाहिए EV ले लो, प्लग इन चाहिए प्लग इन ले लो, बिकॉज कंज्यूमर डिसाइड्स, नॉट द मैन्युफैक्चरर। तो फिर आपको लगता है कि जो थोड़ा EV क्रेज़ आया हुआ है, स्पेशली मतलब फॉर एग्जांपल EV बाइक्स बहुत ज़्यादा, you're seeing the sort of inroads coming in, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हुए कितना टाइम लगे कि आप मूव करें? क्योंकि आपने जिस तरह कहा हमारा एनर्जी मिक्स ही अगर ऑफ है, तो ये तो सालों की बात है ना चेंज करना, नॉट। देखिए, एनर्जी मिक्स तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर EV इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आपको आज पूरे मुल्क में EV का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $5 से $6 बिलियन चाहिए। $6 बिलियन पूरे मुल्क में। वी ह्यूज टेरेन, राइट। वो तो इतना हम IMF के पास गए हैं, तो सो आई डोंट नो कि कितने, क्योंकि देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास नेटवर्क क्या है, पेट्रोल पंप का मैसिव नेटवर्क है। बिल्कुल, हम कहते हैं हर पेट्रोल पंप पे लगा दो, राइट। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक नॉर्मल पेट्रोल पंप है, उसके अंदर 1 घंटे में कितनी गाड़ियाँ रिफ्यूल होकर निकलती होगी? एक गाड़ी में 1 मिनट लगता है या 1.5 मिनट लगता है। सो मीन्स 30-40 कार्स एन आवर। सो अगर आपने 3 चार्जर भी लगा दिए वहाँ पे या 5 भी लगा दिए, तो वो तो 2 घंटे लगाएगा या 1 घंटा लगाएगा, तो आप वही उतना ही कर सकते हैं ना। तो दिन में लेकिन ठीक है, लेकिन मार्केट भी 10 से 15% है, तो बाकी फ्यूल भराएंगे, बाकी ये करेंगे, तो हो जाएगा।
हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। ईवी की मार्केट देखिए इंटरनेशनली भी 12%, देखिए चाइना को हटा दें, चाइना में मैस बहुत ज़्यादा ईवीज है, लेकिन मैं ग्लोबल जब देखता हूँ तो वो इतनी नहीं है, वो 12 to 15% है। आपको लगता है चाइना में क्यों है इतनी ज़्यादा? चाइना इज पुशिंग इट, चाइना सिंग चाइनीज़ कंपनी ये बना रहे, ये लो। पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि देखें आई थिंक ये जो पिछली हमारी पाकिस्तान की जंग हुई है उससे पहले इवन ऑल ऑफ अस डिडंट बिलीव, ले मैन की बात कर रहा हूँ, हमें तो लगता था कि इंजीनियरिंग इधर हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकता। एंड देन हमने देखी हमारी डिफेंस टेक, और अब हम सुन रहे हैं डिफेंस हम टेक्नोलॉजीज अपनी एक्सपोर्ट किया करेंगे। एंड इवन इन द कॉन्फ्लिक्ट वी आर सीइंग विद ईरान राइट नाउ, उनकी इंडिजिनस टेक इज़ एक्चुअली क्वाइट यूजफुल। सही कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सवाल टेक्नोलॉजी का है एंड देयर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। अब वो देखने के बाद बंदा कहता है कि यार शायद इधर हम भी कुछ वी कैन मेक आवर ओन कार्स एंड आवर ओन सिस्टम्स लाइक यू आर सीइंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन देयर इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ कि अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूज्ड कार्स भी तो इम्पोर्ट होती है ना पाकिस्तान में, ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। वेयर डू वी नीड टू गो? इज़ इट एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में आके मज़ीद और काम करे? व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर अस टू start producing locally? Obviously we can't produce like China produces or America produces, लेकिन कुछ तो to a point of कि हमारा अपना ब्रांड हो या हमारी अपनी चीज़ें हो end to end local। देखिए आपने 2-3 सवाल पूछ लिए इसके अंदर, राइट। पहला सवाल आपका ये है कि हम क्या करें कि मुल्क में लोकलाइजेशन हो। तो देखिए पहली बात तो ये है, मैं अगर अपनी बात करूँ, टोयोटा की बात करूँ, तो हमारा तो फॉर्मूला ही है कि जिस मुल्क में जाएं वहाँ पे लोकल वैल्यू एडिशन करें, वहाँ पे लोकलाइजेशन करें, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट करें, वहाँ पे बिजनेस दे लोगों को। तो हम तो कांस्टेंट लोकलाइजेशन पे हैं एंड वी कंटिन्यू। नाउ अब आ जाते हैं बाकी प्लेयर्स जो है, वो उनको एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी थी जो कि अब पॉलिसी ख़त्म हुई, वो भी लोकलाइजेशन पे जा रहे हैं। लेकिन चाइना के अब डायनामिक समझे ना तो बड़े डिफरेंट है। अब ये मेरी अपनी एनालिसिस है। चाइना जो है वो मैस प्रोडक्शन करता है। सो चाइना के लिए सबसे सस्ती चीज़ जो बनती है वो है पूरी गाड़ी बनाना, राइट। क्योंकि इनके वॉल्यूम इतने हाई है और चाइना ने जो इंटीग्रेशन इस तरह की है कि वो एक ही जगह सब चीज़ें बनाते हैं। सो लेट्स अज्यूम हम अगर पार्ट कहीं से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है, मींस वहाँ पे उस वेंडर को प्रॉफिट भी जा रहा है, उसको ओवरहेड भी जा रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चाइना जब इन हाउस बनाता है तो सब चीज़ें ख़त्म कर देता है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है एंड वॉल्यूम बनाता है, राइट। वो तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो है CBU की पूरी गाड़ी हो। सेकेंड आई थिंक वो ये है कि अगर आपकी पॉलिसी इस तरह है कि CBU जिस तरह हमारी है कि हाई टैक्सेस हैं, CBU नहीं आ सकती, तो सेकेंड चीज़ उनको जो फ़ायदा करती है वो ये करती है कि आप उनके बने हुए पार्ट्स यहाँ लाएँ और उसको असेंबल कर दें। द मोमेंट यू वांट टू लोकलाइज वो वायबल नहीं होता पाकिस्तान में, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इतनी मैस प्रोडक्शन करते हैं, इतना वॉल्यूम करते हैं कि वो उसकी प्राइस को इवन लोकलाइज करके आप मैच नहीं कर सकेंगे। तो आप ये देखेंगे कि चाइनीज़ गाड़ियों में लोकलाइजेशन ना कि वो करना नहीं चाहते हमारे वाले, उनको डिफ़िकल्टी इसलिए होगी कि चाइना इज़ वेरी इकोनॉमिकल। अच्छा, और उनका जो बिज़नेस स्ट्रक्चर ऐसे है, आप ये कहेंगे वाई कांट टोयोटा डू, क्योंकि टोयोटा का बिज़नेस स्ट्रक्चर या उनका अलग है कि वो हम इसलिए कर सकते हैं कि उनको भी टोयोटा को उनका कोई वेंडर सप्लाई कर रहा है पार्ट, तो वो उसके भी वो ओवरहेड्स होंगे, मार्जिन होंगे, जब वो उसको निकालते हैं तो हमें यहाँ पे हम जो चीज़ वायबल हो सकती है हम बना लेते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है दैट वी विल हैव टू सी, एंड इट्स आई एम सेइंग इट्स कॉम्प्लीमेंट टू द चाइना मेकिंग दोज व्हीकल्स। नाउ कम टू दी अदर थिंग्स जो आपने कहा डिफेंस। डिफेंस एक बड़ी अलग एक इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल जो है आई थिंक वो एक आई एम श्योर 60-70-80 कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होती होगी। डिफेंस जो है वो बहुत कम जगह मैन्युफैक्चर होती है, और डिफेंस में भी जहाँ तक मेरा जितनी नॉलेज है कि इट्स नॉट कि 100% लोकल है। यहाँ पे हम भी चीज़ों को इंपोर्ट करके मिक्स एंड मैच करके करते, जिस तरह हम गाड़ी बना रहे इस तरह वो हो रहा है जो, तो वो चीज़ है। और मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़, अब मैं कमर्शियली बात कर लूँ, देखिए आपने
आपने जो बनाना था जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेफ है इस मुल्क में, वो एट एनी कॉस्ट बनाना था। ईटिंग ग्रास व्हाट नॉट। जी वो एट एनी कॉस्ट बनाना था एंड वी शुड बी लाइक थैंकफुल जिन्होंने डिसीजन लिए thank God। और आज हमें पता चल रहा है। लेकिन एक गाड़ी है वो दुनिया में बनी हुई है, तो फ़र्ज़ करें एक पार्ट है जो कोई मिलियंस में बना रहा है और उसकी प्राइस जो है वो सस्ती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं यहाँ बनाऊँ ज़बरदस्ती। तो जो चीज़ यहाँ बन सकती हैं बनाएं। और दूसरा ऑटोमोबाइल इज़ फिर वॉल्यूम। अगर किसी मार्केट का साल का 2 मिलियन का वॉल्यूम है और मेरा 2 लाख का वॉल्यूम है, वो शायद मेरे पूरी मार्केट के बराबर एक गाड़ी बना रहा हो, तो उसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी से बेहतर होगी। एज अ वॉल्यूम ग्रोथ हमारी और लोकलाइजेशन इंप्रूव होती रहेगी। लेकिन सर उसी लॉजिक से कभी कभार आई एम नाउ मीन टोयोटा लाइक इंटरनेशनली को डर नहीं लगता कि चाइना जिस स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है एंड क्वालिटी भी यू हैव टू से इज गेटिंग बेटर, तो आर दे द एक्सिस्टेंशियल थ्रेट टू एवरीवन इवेंचुअली इन द ऑटो? एब्सोल्युटली इट इज़। चाइना जो है इज़ नॉट ओनली मेकिंग गुड कार्स, दे मेकिंग गुड क्वालिटी कार्स, दे गिविंग ऑल द गिज़मोज। वो उनकी स्ट्रेंथ है एंड यू नोबडी कैन से कि उनकी टेक्नोलॉजी दे आर वे अहेड इन टेक्नोलॉजी। बट पॉइंट ये है कि इंटरनेशनली दे हैव टेकन शेयर्स ऑफ जापानीज ऑल्सो, बट लकीली while they took shares of other Japanese, Toyota increased their market share by 1% last year. So हर कंपनी का अपना एक फोटे होता है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उस पर वो करता है। एंड आई एम सेइंग कि इट इज़ आज से 5 साल पहले जिस तरह लोग कहते थे और बाकी आपने जो वॉर की बात की उसके बाद एक थिंक एज पाकिस्तानी हमारा उनकी टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, बहुत बिलीफ है, बिल्कुल नहीं, कोई शक नहीं है, तो जो फैक्ट है वो है, तो वो है एंड that's why good companies they evolve themselves and they find strategies. I'm pretty sure कि which I can't tell you on broadcast कि Toyota से तो नहीं बैठा हुआ, उनकी अपनी strategy है which will unfold, which will surprise everybody. So let's wait. And जब ये फॉर एग्जांपल इस तरह की आप एक environment में होते हैं, obviously Toyota has famed like policies. What sort of things can us as Pakistanis take away from that? Like जो उनकी अप्रोच है काइजन की, the Japanese way of doing business has been very successful. They've been through everything in their lives, world wars and everything. They somehow seem to continuously get better, right? क्या वो चीज़ें जो मैं हूँ या कोई और है जो इधर पाकिस्तान में एक बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, जो उनसे क्या सीख सकते हैं हम? सर हम आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई थिंक दुनिया की सबसे डिसिप्लिन कौम अगर कोई है वो जापानीज़ है, ठीक है। सबसे जो एक नेशनल स्पिरिट है उनमें वो है, वो अब एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और उस पर चलते हैं एंड दे मेक श्योर ओके कि जो चीज़ बना रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी करके बनाए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे में पेशेंस नहीं है। और आपने ये बात की ना कि वो आई डोंट नो वेदर आपको कभी जाने का वहाँ पे हुआ जापान? हाँ, No, I haven't been fortunate enough to go. Like, I really want to go. You should go. I really want to go. When you go, you'll feel कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। मतलब एक अलग ही लोग है, अलग ही दुनिया है। मतलब डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, हाँ, वेरी टफ नेगोशिएटर्स। आई थिंक दुनिया के सबसे टफ नेगोशिएटर जापानीज है। सो लेकिन अदर देन दैट एंड वंस दे कमिट, whether it's a commitment with a company or a country, they will never go back on the commitment, कुछ भी हो जाए। it's और उनकी स्कूलिंग से ये चीज़ उनको सिखाई जाती है। हम अभी एक रिसेंट ट्रिप पे गए तो हमारे साथ एक जापानीज था, हम किसी जगह ट्रैवल कर रहे थे। ये मैं काफ़ी लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अभी बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है। तो हम मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे थे, तो हम रुके कॉफ़ी के लिए, ब्रेक के लिए। तो वो जो जापानीज था उसने कहा मेरे साथ चलो। अच्छा। वो हमें लेके गया मोटरवे के पब्लिक टॉयलेट में, ओके, दिखाने के लिए कि ये देखो क्या है। इट वॉज बेटर देन एनी ऑफ आर 5 स्टार्स टॉयलेट। अच्छा, उसको वो प्राइड कितनी फील कर रहा था, और कह रहा था कि तुम देखो और ये देखो। Like he was showing with pride. This is a public toilet which is like better than your house toilets also. तो वो एक कौम ही अलग है, साफ सुथराई में, डिसिप्लिन में,
यू नो एंड इट्स ऑलवेज द स्मॉल स्टेप्स, जिस तरह आपने कहा ना कि अगर द बेबी स्टेप्स, और वो स्कूलिंग से उनको सिखाया जाता है, वो डिसिप्लिन उनमें। एक बड़ी फेमस वीडियो इस तरह एक मरीन से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और वो यही कहते हैं ना कि सुबह को अपना बेड बनाया करो, बिकॉज इट्स द बेसिक्स, आप ठीक करेंगे तो वहाँ से आप ऊपर जाएंगे। उनकी स्कूलिंग में उनके बच्चे खुद सफाई करते हैं। आप ये देखें, उनकी स्ट्रीट्स पे जाएं, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, हर चीज़ उनकी एक तरीके से। और ऑनेस्टी कैसी कि अगर आप जापान के होटल में आपने पैसे यूँ छोड़ के चले जाएं, आपको नहीं फिक्र, आप वापस आएंगे, उन्होंने तय करके रखे होंगे आपके लिए। मैं जब 2006 की बात करता हूँ, लाइक इट्स, तो मैं पार्ट्स पे हुआ करता था, तो मैं वहाँ पे लर्निंग एक्सरसाइज के लिए गए, तो उन्होंने हमें प्रेजेंट कर रहे थे कि जापान में आए, तो उन्होंने कहा कि वो पार्ट्स की सप्लाई आती है, तो सप्लाई आती है रात को 11 बजे। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले ये तो वेयर हाउस तो बंद हो जाता है, तो बंदा ट्रक खड़ा करके चले आता है। तो एस पाकिस्तान में कोई चोरी नहीं कर लेता। तो मैं बोला जापान में कोई चोरी नहीं करता। तो आई वाज लाइक, आप सोचे पार्ट्स का भरा हुआ ट्रक आके बाहर खड़ा कर दिया खुला, सुबह वो आएगा, वो इन कर लेगा। तो मैं तो पहले ही मैंने कहा यार हमें तो ये फिक्र होगी कि लॉक किया हुआ ट्रक को उठा के ले जाएगा। तो ये वो कॉम है। It's beautiful. तो when you speak to people higher up in Toyota or even in the world, आपकी तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क है। एक और जो हमें डर है, चले अभी हमने बिल्कुल शुरू में बात की ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ वॉर, एक और डर AI का है, रोबोटिक्स का है, राइट? तो हमें लगता है ऐसे, जिस तरह आपने बात की, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आती है गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फिर मैं वीडियोस देखता हूँ चाइना में रोबोट्स हैं, वो ठक ठक करके चीज़ें बना रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि बच्चे 3-4 साल और इंतज़ार करो, उसके बाद तुम सबकी कोई नौकरी नहीं रहनी। What do you see that sort of world? देखिए AI इज़ रियल, ओके, एंड AI को हम भी यूज़ कर रहे हैं बाय द वे। आई थिंक हमारे और AI, देखिए AI असल में आपने AI को यूज़ करना है, जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जगहों पे, इवन इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम AI यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी क्वालिटी को जो पहले ह्यूमंस चेक करते थे, वो अब AI चेक कर रहा है, और स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, हम AI को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यार इट्स नॉट अबाउट कि आपकी जॉब चली जाएगी, राइट? अबाउट ये कि जब आपके पास ये जो हम मूडा कहते हैं जापानीज में, विच मीन्स वेस्ट वाला जो काम है ना, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं, डोंकी वर्क काइंड ऑफ, डोंकी वर्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन भाई पीपल आर वर्किंग यार। तो जो वो वाले काम है, वो अगर आप निकाल दें, तो इमेजिन कि आपके पास क्वालिटी टाइम बच जाता है फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, नंबर 1, फॉर मोर एंगेजमेंट, और स्पेंड मोर टाइम ऑन योर सेल्फ, राइट? स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली। सो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, more like how when the computer came to हमारी and I was अभी last I think एक हफ्ते पहले ही, अब निकलो से ज़्यादा 8-9 दिन हो गए, my teams present me the new AI initiative. I was blown away कि हमारी जो AI चैम्पियंस हमने बनाया, उसमें एक बच्ची ने ये बना के बताया कि जो पूरा प्रोडक्शन साइकिल है हमारा, उसकी ऑर्डरिंग और उसकी सब चीज़ें, उसकी जो बात करनी, वो AI के थ्रू हो रहा है अब। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है। वो हम इतने एरर्स करते थे उसमें, और इतना मैना लगता था एक शीट से यहाँ जाके वो चेक करे। अब वो AI इज़ डूइंग इट फॉर देम, व्हाट विल हैपन? एक तो लोगों का जो स्ट्रेस लेवल था वो कम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो मिस्टेक्स होती थी ना, वो फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती थी कि आपने कोई चीज़ कम चीज़ ऑर्डर कर दी, गलत इनपुट, आपने कम चीज़ ऑर्डर कर दी, आपका प्लांट बंद हो गया एक दिन के लिए, दैट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और आपने ज़्यादा ऑर्डर कर दी, अब पता चला कि 5 साल का स्टॉक आ गया और वो राइट ऑफ हो रहा है। तो उसकी जो सेविंग्स है और उसकी जो दूसरी ह्यूमंस पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर आर सेवरल, क्योंकि ये अभी फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, कि लास्ट वीक ही मुझे उन्होंने प्रेजेंट किया एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। तो अगर इस तरह के एवरी डे देयर आर सम इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन। अब वो देखो, अब वो जॉब्स जाएंगी नहीं जाएंगी, बट आवर कॉन्सेप्ट इज़ के लोगों के पास टाइम हो इंगेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वैसे दिस इज़ अ कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, लेकिन जो वो बंदे ने कुछ साल पहले, आपने अभी एग्जांपल जिसमें दिया, ओवर ऑर्डर कर दिया या अंडर ऑर्डर कर दिया और करोड़ों या मिलियंस का लॉस हो गया, हाउ डू यू डील विद दैट? डू यू फायर द एम्प्लॉय? व्हाट डू यू डू? मतलब अगर एक बंदे ने आपकी एक ह्यूमन एरर की वजह से आपको लेट्स से 10 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, तो क्या करे बंदा?
मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ ओके इस चीज़ में कि आई इनकरेज पीपल मेकिंग मिस्टेक्स, सही, ठीक है, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ माइंड कि डोंट वरी, मेक मिस्टेक्स, ओके, दैट्स ओके, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स. My only thing is कि don't make the same mistake again, because then either you're complacent or you're dumb. वो acceptable नहीं है. और उसकी रीज़न ये है कि देखें प्रॉब्लम कहाँ आता है लोगों में, ठीक है, आपने डिसीजन लेना है, आप डिसीजन लेंगे तो either you'll make the right decision or you'll make the wrong decision. You make the right decision, good enough. You make the wrong decision, you analyze it, you make your SOP stronger and you become stronger. You make no decision means आप वहीं के वहीं खड़े हो, आप ना आगे बढ़ रहे हो ना पीछे बढ़ रहे हो. आप समझ. अच्छा, और लोग डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक. तो जब वही चीज़ हटा दी हमने हटा दी, हमने कहा कोई इशू नहीं है, आए भाई इतना बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया, क्या हुआ, सीखा क्या, काइजन क्या किया, हाउ विल द सेम मिस्टेक विल नॉट हैपन. सो दे फाइंड कि ये चीज़ कैसे इम्प्रूव करें. आप यकीन करें, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ नॉट मेकिंग डिसीजन इज फियर. एंड आई डोंट थिंक इन माई ऑर्गेनाइजेशन एनीबडी इज अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक. और मैं अगर इसी चीज़ को एक्सट्रैपुलेट करूँ ऑन अ बिगर लेवल, थोड़ी देर पहले आपने बात की कि पाकिस्तान पिछले कुछ साल में एज अ गवर्नमेंट एज अ कंट्री बेहतर डिसीजंस ले रहा था. परहैप्स वो फियर रहा है, पहले हमने अपने आप को फंसाया हुआ है, लेकिन नाउ दैट अज्यूमिंग वी आर मेकिंग बेटर डिसीजंस, पाकिस्तान के हालात मैक्रो लेवल पे बेहतर हो रहे हैं. अगर मैं आपको बोलूँ स्ट्रैप इट डाउन टू एन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लेवल, ठीक है, और आप मुझे बताएं कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक पॉइंट पे आए जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हों, कुछ पाकिस्तान एक पॉइंट पे आए जहाँ ऑटोमोटिव थ्राइव कर रहा हो, तो क्या वो स्टेप्स हैं 3, 4, 5 जो अगले 4-5 साल में लिए जाएँ, कंसिडरिंग कि वॉर वगैरह सॉर्टेड है? देखिए, जो पहली आपने बात की ना, तो वो यू विल बी सरप्राइज कि मैंने कहा कि I want to compliment the government to make a decision, right? Tough decision, very tough decision. ये सारे decision आसान नहीं है. It's not easy because it doesn't go political government के लिए. It's not go in the public interest. बिल्कुल. तो जो मेरा mindset है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ बैठ के बहुत आसान है बोलना कि यार तो क्या हुआ, 45 दिन का तेल पड़ा हुआ था, तो भाई क्या क्या बात है कि इतने अरब कमा लिए, भाई कंट्री है. सो दे टुक अ डिसीजन, एंड वंस दे टेक अ डिसीजन, इफ इट्स रॉन्ग इट्स इजी टू करेक्ट, बट इफ यू डोंट मेक अ डिसीजन, आप वहीं खड़े हुए और तबाही फैलती जा रही है. यू अंडरस्टैंड? सो दिस अलाइंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द वे वी मैनेज. नाउ लेट्स कम टू द एक्सपोर्ट साइड. देखिए, एक्सपोर्ट की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें. सबसे पहले आपके पास आपका एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होना चाहिए. ऑटोमोबाइल कंपेटिटिव होने के लिए 3 बड़े फैक्टर हैं. नंबर 1, आपके पास बेसिक रॉ मटेरियल होना चाहिए. आज ऑटोमोबाइल का बेसिक रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. तो इवन जो हम पार्ट्स बनाते हैं, इसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है. अब भी शायद कुछ रॉ मटेरियल स्टील का हमें मिलना शुरू हुआ आईएसएल से नहीं, ISL से, तो हमने लेना शुरू किया. बाकी सारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है. तो जिस कंट्री में रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है उससे आप कंपेटिटिव हो नहीं सकते. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आपका वॉल्यूम इतना इंक्रीज होना चाहिए कि आपका, बिकॉज ऑटोमोबाइल इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव. एक मॉडल चेंज करने के लिए आपको $100 मिलियन चाहिए होते हैं. अब $100 मिलियन में आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप 2 लाख गाड़ी बेचें या कोई 2 मिलियन बेच रहा है, तो उसकी जो अमोर्टाइजेशन है उसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाती है. और थर्ड, आपके पास मार्केट एक्सेस होना चाहिए. अब मार्केट एक्सेस में क्या कह रहा हूँ कि दुनिया भर में लोगों ने FTAs किए हुए. FTA का क्या मतलब है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ भेजूँ तो वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगी. लोग लेने को तैयार हैं, ठीक है. हमने जब बात की तो थाईलैंड को भी हम दे सकते हैं. थाईलैंड को अगर मैं गाड़ी भेजता हूँ यहाँ से, वहाँ पे थाईलैंड में 80% ड्यूटी है, क्योंकि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. बट विद इन आसियान उनका 0% है, आपस में वो ट्रेड कर सकते हैं. इंडिया का आसियान के साथ भी वो है. आप अफ्रीका चले जाएं तो साउथ अफ्रीका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरे अफ्रीका के साथ, ठीक है. तो
आपके पास कंट्रीज़ के आप ये काम हमारा नहीं है, तो गवर्नमेंट का है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली एटलीस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, अब मैं आपको कीनिया में अगर भेजता हूँ कोई चीज़ तो 30% ड्यूटी है, तो कीनिया मुझे क्या कहता है, आप भेज दो, मैं 100 रुपये की ले रहा हूँ, मैं 100 रुपये की लूँगा, ठीक है, पहले मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, तो मैं वैसे ही वो कहता है तुम मुझे 70 की दोगे तो मुझे 100 की पड़ेगी, क्योंकि उसको ड्यूटी भरनी है वहाँ पे। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, जबकि एक्सपोर्ट हमें वो करना चाहिए जो रॉ मटेरियल हमारा हो। आज ऑटोमोबाइल में नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने किया हुआ है, हमारा मैन पावर हमने, अच्छा मैन पावर एक्सपोर्ट में रेमिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आज पाकिस्तानी जो हमारे फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं आज वो जापान की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हमने मैन पावर एक्सपोर्ट किया, ये हमारा रॉ मटेरियल है, हमने कुछ चीज़ें जो हमारे रॉ मटेरियल उसके किया, और अब हम ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल हमारा है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर लेदर है, लेदर हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है, आज हमारे उसके टेस्ट चल रहे हैं, जिस दिन वो हो गया तो लेदर जब हम, क्योंकि हमारे पास अपना लेदर है तो रॉ मटेरियल अपना है, तो विल ऑलवेज बी कंपेरेटिव। हाँ, फिर इशू आ जाएगा ड्यूटी का, इनकमिंग, तो जब वो हम अचीव कर लेंगे तो देन वी कैन आस्क द गवर्नमेंट ऑल्सो कि भाई इन कंट्रीज़ के साथ कर लें, जो कि लेकिन अगर हम कंपेरेटिव हुए तो शायद हम ड्यूटी भी अब्जॉर्ब कर लें। तो इस तरह की चीज़ों पे करना। अब दूसरा इशू क्या, आईटी जो है उस पे एक्सपोर्ट पे काफ़ी काम हो रहा है, मिनरल्स पे काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट क्यों है, क्योंकि कॉटन आपका रॉ मटेरियल है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ का रॉ मटेरियल आपके पास होगा वो कंपेटिटिव होगा इंटरनेशनली उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। सर मैं आपसे आखिरी सवाल ही पूछता हूँ, उसके बाद आपने भी जाना है, लेकिन जो रॉ मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यू नीड फॉर ऑटोमोबाइल के लिए? आई नीड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, रेजिन। ये चारों चीज़ें जो है ये बिट्स एंड पीसेस में है। आपको पता है रॉ मटेरियल का स्टील का सिर्फ अगर आप इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करें तो 1 टन पे $400 की सेविंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, डॉलर्स की। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, इसके गवर्नमेंट ने सिर्फ एक काम करना है, वो दिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। हम दें 20-25 साल की पॉलिसी हर इंडस्ट्री के लिए, बोले कि आने दें लोगों को, उनको। हमारा इशू ये, हम 5 साल की पॉलिसी बनाते हैं, हमारा ओवरऑल ये रहा है कि यार हर 2 साल बाद पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर ये इंप्रेशन ना भी हो तो बाहर जो पॉलिसी देखेगा, जिसने इन्वेस्ट करना है बाहर से, जिसने FDI लेके आनी है, वो पहले अपना अगर फीजिबिलिटी बनाता है, लाता है, 1-1.5 साल तो किसी को भी लगता है। यहाँ लाके प्लांट लगाएगा 2 साल लगेंगे, तो 3-3.5 साल हो गए, 5 साल की पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवरी नहीं कर सकता। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो 20 साल की, तो दे कैन थिंक इवन विदाउट चेकिंग। आप कोई भी पॉलिसी अनाउंस करेंगे 2-4 साल तो बाहर वाले देखेंगे ये पॉलिसी चेंज तो नहीं कर देंगे फिर से। तो हमारा एक वो इमेज ख़राब है कि हम हर गवर्नमेंट चेंज होती है पॉलिसी चेंज हो जाती है। लेकिन ये इमेज हम ठीक कैसे करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर एक गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो दूसरी गवर्नमेंट कैंसिल नहीं कर सकती। तो अब वो तो फिर सरकार ने देखता है ना, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वो तो वो सोल्यूशन मैं तो ये कह सकता हूँ होना क्या चाहिए। नहीं, फेयर इनफ, नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं आखिरी सवाल है, लेकिन इसी सॉर्ट ऑफ पूरी गैम्बट को लेके डू यू थिंक स्ट्रेटिजिकली हमारे फ़ायदा है कि हम स्टील, एल्यूमिनियम, इन सारी चीज़ों पे काम करें, या उससे पहले ये है कि हम जैसी ऑटोमोटिव चल रही है, जिस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको कंटिन्यू करें और पहले उन रॉ मटेरियल्स पे फोकस करें जो हमारे पास हैं? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए स्टील, रेजिन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सिर्फ इसमें तो नहीं चाहिए ना आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसकी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी देते हैं तो नंबर 1 आपका जो इम्पोर्ट बिल है, जो इम्पोर्ट करते हैं वो कम होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो भी आएगा वो $4-5 बिलियन की FDI भी तो लेके आएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं तो एज अ कंट्री कह रहा हूँ कि भाई ये जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये जो बेसिक रॉ मटेरियल जो ज़रूरी है, और कल जिस तरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल जो स्टील फॉर्म में ये हम किसी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा होगा ना। हाउ कैन वी नॉट बी कंपेटिटिव इन अ रॉ मटेरियल? तो वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, वो लोकल कंजम्पशन भी हो सकता है, FDIs भी आएंगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी होगी, एक कंट्री का ओवरऑल इमेज भी अच्छा होगा। जो कंपनी आएगी अगर प्रॉफिट करेगी तो उस पर इनकम टैक्स भी देगी, तो दूसरे टैक्सेस भी देगी, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एंड आई थिंक एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। खैर सर, चलें, आपने भी जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू जी, थैंक यू शाहन। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.